हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थ्योरी कंप्लीट की थी। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने वाले हैं उसकी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। और रिएक्टिविटी बताने के लिए मैंने आपको ई नॉट के बेसिस पर एक टेबल बताई थी। आपको जब आपको नर्स इक्वेशन पढ़ाई थी तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की एक टेबल बताई थी, ठीक है। और वहाँ मैंने आपको ये बताया था, थोड़ा सा मैं फिर से बता देती हूँ आपको बच्चों। ई नॉट की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव, ठीक है, उतना ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है, उतना ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। उसकी रिएक्टिविटी, उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। और ई नॉट अगर पॉजिटिव है, ई नॉट अगर पॉजिटिव है या लेस नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी, तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ये भी बताया था ई नॉट माइनस में जितना ज़्यादा होता है, मोर नेगेटिव है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर पॉजिटिव है तो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट आएगा जितना मोर नेगेटिव है। तो ये मैंने आपको बताया था जब ई नॉट की टेबल आपको पढ़ाई थी, ठीक है। अच्छा, अब उसी के बेसिस पे बच्चों ये एक तरह से क्या है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। तो आपको पता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट से उसे डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो अब ई नॉट के बेसिस पर ये हमने देखा, आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं, आप टेबल से देख सकते हैं। अगर ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो ई नॉट की वैल्यू दी हुई आएगी, उस टेबल को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी से देखकर बताना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इन मेटल्स में आपको कौन कौन से मेटल्स दिए हुए हैं, देखो एल्यूमिनियम दिया हुआ है हमें, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव ई नॉट की वैल्यू है, टेबल से आप देखेंगे, वो मैग्नीशियम की होती है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो गया मैग्नीशियम। तो सबसे पहले आ गया मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर एंड देन सिल्वर। तो ये जो ऑर्डर हमने लगाया है ये ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट लगाया है। आप टेबल से ई नॉट की वैल्यू देखिए और उसके अकॉर्डिंग इस ऑर्डर को सेट करिए, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं कुछ मेटल्स के। पोटेशियम का दिया है बच्चों, सिल्वर का दिया है, मरकरी का दिया है, मैग्नीशियम का दिया है और क्रोमियम का दिया है। पूछा क्या हमसे, अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। अभी देखो मैंने आपको बताया ई नॉट जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू देखो जरा किसकी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया कम से ज़्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें लगाना है तो पहले हम वीक रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे। तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू या तो लेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसमें देखो ई नॉट की वैल्यू बेटा मरकरी, इसके लिए वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो इसमें सबसे पहले मरकरी आ गया। फिर इसके बाद देखो सेकेंड नंबर पर कौन सा आएगा, सबसे ज़्यादा इसके बाद ये है सिल्वर है, पॉइंट नहीं, सबसे ज़्यादा बेटा इसका देखो, इसका और भी ज़्यादा पॉजिटिव में है, तो इससे पहले सिल्वर आ जाएगा, ठीक है ना, सिल्वर। अब हमें कैसे पता चल गया, देखो ई नॉट के बेसिस पे हमें पता चल गया, क्योंकि इसका जो ई नॉट है वो 0.80 है, ज़्यादा पॉजिटिव है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सिल्वर हो गया सबसे पहले, फिर मरकरी हो गया। अब इसके बाद ये तीन बचे, इस तीन में जो लेस नेगेटिव है वो किसका है, वो क्रोमियम का है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्रोमियम आ गया। फिर इसके बाद मैग्नीशियम और पोटेशियम में लेस नेगेटिव कौन सा है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम आ गया। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें वो आपका पोटेशियम हो गया। तो ये भी हमने ऑर्डर जो अरेंज किया बच्चों, बहुत आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आप ई नॉट को देखकर आप बता सकते हो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगा सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लगा सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी ऑर्डर वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको अगर इतनी बात याद है,
ठीक है बच्चों, अगर आपको इतनी बात याद है तो आप इसमें से किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर लगाने के लिए आ जाए, आप लगा सकते हैं ई नॉट की वैल्यू को देखकर। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन ये समझ में आ गए होंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक प्लस 2Ag प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस 2Ag टेक्स प्लेस, फर्दर शो। ठीक है, एक तो बेटा हमें गैल्वेनिक सेल डिपिक्ट करना है, इसकी जो सेल की एक शॉर्ट फॉर्म सिखाई थी आपको मैंने प्रेजेंटेशन करने की, उस तरह से हमें सेल को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल को, देखो Zn एनोड क्या है, एनोड क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, तो ये जिंक आपका हो गया एनोड, जिसका रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका हो गया कैथोड। हमें पता है ना एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक का क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए हमें पता चल गया कि ये हमारा एनोड है। इस तरह से रिएक्शन को देखकर आप पता लगाओगे कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है। ठीक है, और हम जब सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो उसमें एनोड पहले लिखते हैं और फिर बाद में कैथोड लिखते हैं। तो आप पहले एनोड लिखेंगे, Zn लिख दिया आपने, स्लैश, उसके बाद Zn से क्या बन रहा है, जिंक आयन बन रहा है। जिंक आयन के साथ उसकी कंसंट्रेशन जो भी है इसमें नहीं दी हुई है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम एक्वस लिख देते हैं। ठीक है, डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके बाद सिल्वर लिखेंगे आप, सिल्वर आयन। ठीक है, ये एक्वस मीडियम में हो गया, स्लैश सिल्वर। तो ये तो हो गई आपकी सेल की रिप्रेजेंटेशन बच्चों। इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन से सेल की रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो, और अगर आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है तो आप रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब क्या पूछा है आपसे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज गैल्वेनिक सेल में कौन से इलेक्ट्रोड पर होता है, जिस पर एनोड, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है ना। और ऑक्सीडेशन हम देख रहे हैं जिंक का हो रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। एनोड कौन सा है, जिंक, तो जिंक इलेक्ट्रोड हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, पूछा है ना विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो आंसर इज जिंक इलेक्ट्रोड। सेकेंड है द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल। करंट आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड टू कैथोड, और करंट मूव करता है कैथोड टू एनोड। तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, क्योंकि फ्लो जो हो रहा है चार्ज का वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर जो करंट के कैरियर हो गए वो हो गए इलेक्ट्रॉन्स। आंसर में आप लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि हाफ रिएक्शन आपको लिखनी है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन आपको सेपरेट करके लिखनी है। तो बच्चों जिंक का ऑक्सीडेशन दिखा दीजिए, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस बन गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सिल्वर आयन का हमारे पास क्या हो रहा है, 2Ag प्लस प्लस सिल्वर आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, सिल्वर बना रहा है। ठीक है, तो ये हाफ रिएक्शंस हो गई जो कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स पर हो रही हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब है बच्चों ई नॉट सेल आपसे पूछा है। क्या पूछा है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैसे निकालते हैं हम, हाँ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ही पूछा है। ठीक है, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं बच्चों, ई नॉट सेल है हमारा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। ठीक है बच्चों, अभी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। अभी हम जो इसमें 2 पार्ट है बच्चों, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में। एक पार्ट मैं आपको करा देती हूँ, एक पार्ट आप अपने आप करिएगा, बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रही हूँ। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब आप इसमें देखो, पहले तो रिएक्शन को देखो ध्यान से और पता लगाओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होगा, है ना। अब देखो इधर क्रोमियम आपका Cr+3 में चेंज हो रहा है,
तो क्रोमियम का क्या हो रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड आपका क्रोमियम इलेक्ट्रोड है और कैथोड आपका कैडमियम इलेक्ट्रोड है। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, रिएक्शन को देखकर एनोड और कैथोड को देखना है कौन सा इलेक्ट्रोड हमारा एनोड है और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है। ठीक है, अब कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैडमियम है। कैडमियम का ई नॉट देखो कितना दिया हुआ है, -0.40 वोल्ट। कितना दिया हुआ है, -0.40 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने रख दिया -0.40। ठीक है, माइनस एनोड, एनोड हमारा क्या है, क्रोमियम है। तो क्रोमियम का जो ई नॉट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है क्रोमियम का, -0.74। तो यहाँ रख दिया हमने -0.74। तो ये बच्चों सॉल्व हो जाएगा, आपके पास जितना भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका -0.40 प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 0.74। ये आंसर आ जाएगा आपका 4 आ गया और 3। तो ये आ गया आपका 0 प्लस में आ गई वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये तो हो गया ई नॉट सेल। इसी तरह से आप जब दूसरा पार्ट करेंगे तो कैथोड और एनोड को पहचान कर कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो ई नॉट सेल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे क्या कहा है, कैलकुलेट। यहाँ पे देखो ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। क्या कैलकुलेट करना है हमें, डेल्टा जी नॉट निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है -NF-E0। ये फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है बच्चों, NF-E0। अब n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा, वो भी आप रिएक्शन को देखोगे, रिएक्शन को देख कर पता लगाना है, बहुत ध्यान से करना है। देखो क्रोमियम है, जैसे क्रोमियम क्या बना रहा है, क्रोमियम +3 बना रहा है। एक क्रोमियम +3 बना रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एक क्रोमियम से क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए। अब क्रोमियम के कितने एटम है हमारे पास, 2। तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 6। अगर एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, n की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू 6 रखेंगे। ठीक है, -6 आ गया। अच्छा, f क्या है बच्चों, फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 96500, ये रख दिया हमने, इनटू ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू हमने अभी इसके लिए निकाली है 0.34 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 0.34। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, माइनस में आएगी डेल्टा जी नॉट, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा, ये रहा, इसको इधर कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट करना है हमें, 6 × 96500 इंटू 0.34। आप लोग अपने आप कैलकुलेट करिएगा, मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ, आप लोगों को खुद करना है। 196 - 196,860 जूल, ये वैल्यू आ गई डेल्टा जी नॉट की, गिब्स एनर्जी आ गई। और हमसे क्या पूछा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक रिएक्शन आपको बताई थी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये आपसे पूछा है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट आपने निकाल लिया। R आपको मालूम है गैस कांस्टेंट होता है 8.314, और टेम्परेचर क्योंकि स्टैंडर्ड है तो 298 केल्विन हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमने रखी -196,860 इज इक्वल टू -2.303। R की वैल्यू रखेंगे 8.314, टेम्परेचर रखेंगे 298 log Kc। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्यूशन आप अपने आप कर लीजिएगा। ये सारा पहले मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, लॉग हटाना, Kc निकालने के लिए एंटी लॉग लगाना, तब Kc की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना है।
ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल जैसे आपने ये फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी होगा, वो आप अपने आप करके देखिएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट द नर्स्ड इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। ईएमएफ निकालना है। इसमें बेटे इस क्वेश्चन में बच्चों 4 पार्ट दिए हुए हैं, हम चारों पार्ट करेंगे। मैं आपको इक्वेशन बता दूंगी कैसे बनेगा, वैल्यू हम उसमें पुट कर लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन आप अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ले लेते हैं पहले हम, रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम 2 प्लस कॉपर प्लस 2 से कॉपर बन रहा है। तो इसकी पहले हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। मैग्नीशियम और कॉपर की रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या बनेगा, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, Mg प्लस Cu2 पॉजिटिव। पहले बच्चों रिएक्शन लिखनी है बना के, ठीक है, Mg2 प्लस Cu, ये रिएक्शन हो गई, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम कंसंट्रेशन चेक करेंगे कि कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन किसकी कितनी दी हुई है, मैग्नीशियम 2 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.001 m, कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.0001 m। ये कंसंट्रेशन गिवन है। नर्स्ड इक्वेशन लिखने के लिए, नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है बच्चों, नर्स्ड इक्वेशन होती है ई नॉट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, ठीक है। ये मैंने आपको लिखनी सिखाई है, 0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आयन की कंसंट्रेशन लेते हैं, और बच्चों ये ध्यान रखिएगा कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में आप लेंगे आयन की कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है। तो आयन इसमें कौन सा है, मैग्नीशियम आयन Mg2 प्लस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आयन है कॉपर आयन, तो ये कॉपर आयन की कंसंट्रेशन आ गई, ठीक। ये पहले तो आपने नर्स्ड इक्वेशन लिखी। अब इसके बाद ई नॉट सेल, ई नॉट सेल के लिए क्या लिखेंगे, हाँ, ई नॉट सेल के लिए बच्चों सबसे पहले हमें ई नॉट चाहिए मैग्नीशियम का और कॉपर का। तो मैग्नीशियम का कितना है, -2.37 और कॉपर का कितना है +0.34 वोल्ट। तो सबसे पहले कैथोड माइनस एनोड करेंगे। कैथोड का कितना है बच्चों, +0.34 माइनस -2.37, ये वैल्यूज़ रख दी हमने, कैथोड माइनस एनोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद -0.059, n की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र देखिए कितना है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस बन रहा है, यानी कि n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 रखा, लॉग कंसंट्रेशंस रखी। अब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन देखो कितनी है, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन है 0.001, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है 0.0001, तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 0.001 अपॉन 0.0001। आपने आयंस की कंसंट्रेशन रख दी बच्चों, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास ई सेल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब इसमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है, इसे आप अपने आप कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड रिएक्शन कौन सी है, सेकेंड रिएक्शन है बच्चों Fe2 प्लस और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इधर। पहले हम इसकी रिएक्शन बना लेते हैं, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Fe प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस H2, ये रिएक्शन बनेगी इसकी बच्चों। आयरन से आयरन 2 प्लस बन रहा है और हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन बन रही है, ठीक है। अब इसके बाद नर्स्ड इक्वेशन लिखिए पहले, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन। प्रोडक्ट आयन में क्या है, Fe2 प्लस अपॉन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयन बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन 2 हैं, हाइड्रोजन आयन कितने 2 हैं, तो नंबर ऑफ आयन को हम पावर में लगाते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा।
ठीक है, अब सिंपल करना है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड तो हमारा हाइड्रोजन है जिसका क्या होता है, पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, माइनस एनोड का देख लेते हैं, एनोड का कितना है, एनोड हमारा आयरन है ना, आयरन का कितना दिया हुआ है, -0.44 वोल्ट, -0.44 वोल्ट। तो यहाँ पर रख देते हैं -0.44 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आ गया बच्चों ई नॉट सेल, और -0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू देखो कितनी होगी, आयरन से क्या बन रहा है Fe2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयरन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन देखो आयरन की कितनी है, आयरन की कंसंट्रेशन है 0.001 और हाइड्रोजन की है 1 m, तो आप रख देंगे वैल्यू 0.001 अपॉन 1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज़ हो गई, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, केवल सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं नर्स इक्वेशन के, आपको सिर्फ इक्वेशन ठीक से लिखनी है, उसमें वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए ये 2 पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं हम। थर्ड जो है हमारा पार्ट देख लेते हैं बच्चों। एसएन से क्या बन रहा है, टिन की और हाइड्रोजन आयन की रिएक्शन हो रही है। पहले तो रिएक्शन बना लेते हैं। एसएन प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स SN2 पॉजिटिव प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन बन गई। अब इसके बाद ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू इसमें भी बच्चों क्या होगी, 2 होगी। एन कंसंट्रेशन ऑफ SN2+ आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप वैल्यूज़ देख के उसी तरीके से कैथोड माइनस एनोड यहाँ पे रखेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 रखिएगा, ई नॉट सेल निकालिएगा, एन की वैल्यू 2 रख लेना। कंसंट्रेशन आपको गिवन है एसएन की कंसंट्रेशन है 0.05 और हाइड्रोजन की है 0.02। वैल्यूज़ पुट करिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा इसे। ठीक है, ये पार्ट भी हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो फोर्थ पार्ट है बेटा, इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसे मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ब्रोमाइड है, एक तो ब्रोमीन है, एक इलेक्ट्रोड और एक हाइड्रोजन आयन है। इसकी जो रिएक्शन आप लिखोगे, इसकी रिएक्शन इस तरह से लिखोगे 2Br, फोर्थ वाला पार्ट, इसको नोट करिएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। Br माइनस प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स क्या बन रहा है, Br2। ब्रोमाइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Br2 बना रहा है, और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना रहा है। इसके लिए जो नर्स इक्वेशन आप लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। बेटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट आयन अपॉन रिएक्टेंट आयन होता है। अब प्रोडक्ट में इसमें एक भी आयन नहीं है, तो आपको इसमें कुछ नहीं लेना। प्रोडक्ट अपॉन ऊपर 1 रखेंगे, अपॉन में लिखेंगे, अपॉन में जो रिएक्टेंट है उसमें 2 आयन है, तो दोनों आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे आप इस तरह से, Br माइनस स्क्वायर H पॉजिटिव स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनेगी बच्चों। इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें इक्वेशन को आपको ठीक से लिखना है, बाकी तो वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। ई नॉट सेल, ई नॉट देख लीजिए कितना होगा, ब्रोमीन का कितना है, प्लस 1.08, 1.08। तो कैथोड हमारा हाइड्रोजन है तो 0 हो गया, माइनस 1.08 ये रख दिया आपने, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू देखो कितनी होगी, एक Br माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 Br माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन देख लीजिए, कंसंट्रेशन कितनी है, ब्रोमाइड की है, ब्रोमीन की है 0.01 और इसकी है 0.03, हाइड्रोजन की 0.03, तो ये आ गया 0.01 स्क्वायर एंड 0.03 स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी बच्चों। अब कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व आप अपने आप करेंगे। मैंने चारों रिएक्शंस आपको बता दी हैं कि कैसे रिएक्शंस बनेंगी, कैसे नर्स इक्वेशन आप लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये क्वेश्चन था
ये इसका मैंने 3 रिएक्शंस यहाँ बताई हुई हैं आपको, सॉल्यूशन आप अपने आप निकाल लीजिएगा। और ये 4th वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये एक रिएक्शन आपको दी हुई है, डिटरमाइन ई नॉट, एक तो आपको ई नॉट निकालना है और डेल्टा जी नॉट निकालना है। ई नॉट तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, दोनों रिएक्शन के लिए आपको बच्चों ई नॉट की वैल्यू दे रखी है। देखो इस रिएक्शन में जो ई नॉट दिया हुआ है ये आपको ये क्या हो रहा है, जिंक का इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है पोटेंशियल, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमें निकालना है इसका, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका हो जाएगा कितना, Zn2+ Zn का 0 माइनस में हो जाएगा, साइन आप उल्टा कर देंगे इसका, ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है, इसको उल्टा करना है। अब इसके बाद ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या करोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड की वैल्यू क्या है, कैथोड हमारा सिल्वर है, सिल्वर के लिए वैल्यू है 0.344 और एनोड है हमारा -0.76। ये आपके पास सॉल्व करके ई नॉट सेल आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए -NF ई नॉट, ये फॉर्मूला लगाएंगे। N की वैल्यू कितनी है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आप देख रहे हो, तो N की वैल्यू हो गई 2, F की वैल्यू हो गई 96500 और ई नॉट जो आप यहाँ से निकालोगे, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू वो आपको रखनी है जो आप यहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए हैं। इसके बाद 7, 8, 7 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 वो थ्योरी का क्वेश्चन है, वो थ्योरी में आपने कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ, आज हम यहीं तक कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट आएगा इसका, उसमें कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।